Hello friends, myself Shani Sharma. I again welcome you on my YouTube channel Aspire Academy for Chemical Science. तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम अपना जो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है उसकी जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है उसका जो पहला लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हम जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसी को स्टार्ट करेंगे। तो हमारी फर्स्ट यूनिट जो है आज की वो है नोमेनक्लेचर फॉर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो आज हम उसी को स्टार्ट करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो इसके अंदर जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, बट उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे, एक सेकेंड, तो हम लोग जो नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, नोमेनक्लेचर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। तो उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एक्चुअल में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो हेट्रोसाइक्लिक जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, हेट्रो प्लस साइक्लिक। यानी कि आपको पता होगा कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते थे। साइक्लिक कंपाउंड्स में होंगे जिनके अंदर कार्बन की रिंग्स होती हैं, यानी कि जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम साइक्लिक कंपाउंड्स। और हेट्रो का मतलब क्या है? डिफरेंट। हेट्रो का मीन्स क्या है? डिफरेंट। तो अगर ये जो पूरी चेन है, ये पूरी चेन किससे मिलकर बनी हुई है? कार्बन से। अगर इस पूरी चेन को मैं बात करूँ, इस पूरे कंपाउंड की, तो उसको मैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकता हूँ, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, या होमोसाइक्लिक। बट अगर इस कार्बन चेन के अंदर एक कार्बन एटम को मैं किसी भी एटम से अदर देन कार्बन में किसी एटम से इसको रिप्लेस करता हूँ, तो ये जो रिंग है, ये रिंग होमोसाइक्लिक नहीं रहेगी और अब ये रिंग बन जाएगी हेट्रोसाइक्लिक। तो जो इस टाइप की जो रिंग होगी उनको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं हम कि सबसे पहले हमें ये पता हो कि एक्चुअल में ये हेट्रो एटम है क्या, क्योंकि जो हमारी पूरी पीरियडिक टेबल है उस पूरी पीरियडिक टेबल में 118 टोटल एलिमेंट्स हैं। और इन टोटल एलिमेंट्स में ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी एलिमेंट को रिंग में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट की रिंग में यानी कि रिंग कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी नहीं होगी। बेसिकली अगर हम बात करते हैं, एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है हेट्रो एटम के लिए, दोज कंपाउंड विच हैव लोन पेयर्स, या हम कह सकते हैं कि दोज कंपाउंड विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन आर कोल्ड हेट्रो एटम्स। तो अगर कोई भी हेट्रो एटम इस रिंग के अंदर इंक्लूड होगा तो ये होमोसाइक्लिक रिंग को कन्वर्ट कर देगा हेट्रोसाइक्लिक रिंग में। और हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है, तो यानी कि हम इसकी जो डेफिनेशन है, हम इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं, इफ़ इन अ कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड the one atom is replaced by any hetero atom, such compounds are called heterocyclic compounds। यानी कि अगर हम किसी कार्बोसाइक्लिक रिंग का एक कार्बन एटम को किसी हेट्रो एटम से रिप्लेस कर देंगे, तो रिप्लेस करने के बाद जो रिंग बनती है वो रिंग होगी हेट्रोसाइक्लिक, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो जब हम कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, कंपाउंड्स को कैटेगराइज करते हैं, तो ऐसे ही हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एलिफेटिक भी हो सकते हैं। तो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इसमें फॉर एग्जांपल जो बेसिक अगर मैं बात करता हूं, जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, अगर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के अगर मैं एक कार्बन एटम को अगर मैं नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देता हूं, तो दिस इज एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स। यानी कि जो कंपाउंड होंगे ये कंपाउंड होंगे एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स या एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो अभी ये जो हमने पढ़ा कि
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे, हम बात कर रहे हैं कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों इन कंपाउंड्स के ऊपर पूरी एक केमिस्ट्री बन गई, इतना सारा इंपॉर्टेंस इनका क्या है, क्या हम उस बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि जो एप्लीकेशन है, जो इन कंपाउंड्स की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, एक्चुअल में क्यों हम इन कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं, क्यों हम इन कंपाउंड्स की इतनी डिस्कवरी कर रहे हैं। तो ये जो कंपाउंड्स होंगे तो हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, यानी कि एप्लीकेशन की। तो जो एप्लीकेशन होंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के, तो ये जो कंपाउंड्स हमारे होते हैं, ये कंपाउंड्स हमें नेचुरली और नॉन नेचुरली दोनों टाइप से अकर होते हैं, यानी कि कुछ कंपाउंड हमें नेचुरली मिलते हैं, कुछ कंपाउंड को हम सिंथेसाइज करते हैं। बट जो कंपाउंड्स ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल मतलब कि जो हम ड्रग्स बना रहे हैं, जो मेडिसिन हम बना रहे हैं, उन मेडिसिन के अंदर जो उनकी जो कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पर आपकी जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज है। यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर या नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स है उनका बहुत ज़्यादा यूज है। और हम कह सकते हैं एग्रोकेमिकल्स, यानी कि जो आप एग्रीकल्चर के फील्ड में जो आप केमिकल्स यूज करते हैं उनके अंदर भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का बहुत ज़्यादा यूज है। वेटरनरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यूज है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे कंपाउंड्स, यानी कि एक वर्ड होता है गांजा, गांजा सुना हो आपने, तो गांजे के अंदर भी क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ही हैं, वो भी क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसके अंदर भी क्या हो रहा है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग इंक्लूड होती है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे जहाँ पे आपको हेट्रोसाइक्लिक रिंग इंक्लूडेड मिलेगी। तो अगर मैं बात करता हूँ हमारी डेली लाइफ या हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स ऑल्सो इंक्लूड्स हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हॉर्मोन्स जो प्लांट्स हॉर्मोन्स कह सकते हैं या बॉडी हॉर्मोन्स कह सकते हैं, उनके अंदर भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर इमिडाजोल एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। और हम कह सकते हैं यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड के अलावा हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पायरोल रिंग होती है। पायरोल इज ऑल्सो हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो पायरोल रिंग जो है वो भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग और वो हीमोग्लोबिन के अंदर इंक्लूडेड है। और हम कह सकते हैं डाइज के अंदर इंक्लूड होती है, पिगमेंट्स के अंदर हो रही है, एल्कलॉइड्स के अंदर है। तो जो ये इतने सारे कंपाउंड्स हैं, इतने सारे कंपाउंड जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है, हमारी लाइफ में जिनका बहुत ज़्यादा रोल है, उन सब कंपाउंड्स, वो जो सब जो कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होगी उनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर इंक्लूड होती है। तो ओवरऑल एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये पूरी केमिस्ट्री का, तो इसलिए हम इसको इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। थोड़ा कहने के लिए टिपिकल होता है, बट अगर आप इसको काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च इस फील्ड में हो रही है आजकल। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको। तो अभी हम इसमें, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था इसका, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो यानी कि आइए चलते हैं इसकी नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर से पहले आपको एक बात और बतानी है कि कुछ कंपाउंड्स हमारे ऐसे होंगे जिनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये रिंग आपके पास है और इस रिंग के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है ये इस रिंग के अंदर प्रेजेंट है। बट इस टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे इनको हम कभी भी हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं पढ़ते, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिंग के अंदर आया हुआ है, तो ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। बट क्योंकि ये जो ग्रुप इसके अंदर आया हुआ है, ये पूरा का पूरा ग्रुप एक काफ़ी रिनाउंड ग्रुप है, एनहाइड्राइड। तो इस पूरे ग्रुप को, इस पूरे फंक्शनल ग्रुप को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ लेते हैं, तो इसको हम हेट्रोसाइक्लिक के अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी, बट उनको हम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उनका अपना एक डिफरेंट एग्जिस्टेंस है। तो ऐसे ही ये कंपाउंड हमारे पास था। तो अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हम मेनली जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके नाम लिखने के लिए 3 मेथड्स का यूज कर सकते हैं। 3 मेथड जो हमारे पास हैं, और ये जो तीनों मेथड हैं, ये तीनों मेथड ही डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड के लिए यूजफुल है। IUPAC ने इन तीनों ही मेथड को एक्सेप्ट किया है कि आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो नाम होगा उनको इन तीनों मेथड की हेल्प से लिख सकते हैं। तो इसी सीरीज में जो पहला नाम है, पहला जो मेथड है वो है ट्रिवियल नेम्स या फिर कॉमन नेम्स। दूसरा होगा
हेंच विडमान नोमेनक्लेचर, या इसको हम बोल सकते हैं सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर। और थर्ड हमारे पास होता है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। तो जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर के अंदर हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला होता है ट्रिवियल नेम्स। ट्रिवियल नेम्स, ट्रिवियल नेम्स को हम कॉमन नेम्स भी बोलते हैं। अंदर हम कुछ कंपाउंड्स पढ़ते थे, जैसे उन कंपाउंड्स के लिए हम कुछ के लिए कॉमन नेम और उनका उसी का आयुपैक नेम भी यूज करते थे। तो अगर मान लिया मैं कोई भी एग्जांपल लूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कि भाई मान लिया हमारे पास है CH3 CH2 CH3 CH3, तो इस कंपाउंड का अगर मैं आयुपैक नेम लिखता हूँ तो आयुपैक नेम इस कंपाउंड का क्या होगा, 1-मिथाइल प्रोपेन। बट इस कंपाउंड का जो नाम होगा, जो कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम क्या होगा इसका, आइसो ब्यूटेन। तो ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर भी कॉमन नेम्स यानी कि ट्रिवियल नेम्स होंगे। और बट इन ये जो कॉमन नेम्स है इनको IUPAC ने एक्सेप्ट किया है, तो इसलिए हम इनको आयुपैक नेम भी बोल सकते हैं। तो पहला जो मेथड हमारे पास था वो था ट्रिवियल नेम्स या कॉमन नेम्स। दूसरा हमारे पास हो जाएगा ये हेंच विडमान नोमेनक्लेचर। और थर्ड जो हमारे पास है, थर्ड जो सिस्टम है वो है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। तो ये 3 मेथड्स हैं हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए। इन 3 मेथड की हेल्प से, ये जो 3 मेथड हैं, आप कंपाउंड के नाम इनमें से किसी भी मेथड से लिख सकते हैं। बट ये जो मेथड हैं, इन मेथड का एक्चुअल में यूज़ क्या है, ये अभी अगर मैं बात करता हूँ, जो ये ट्रिवियल नेम्स है, ये ट्रिवियल नेम्स जो है कुछ कंपाउंड ऐसे थे जब मतलब इन द 1960s की अगर हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जब कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई तो हम उन कंपाउंड्स के नाम तो हमने उनके दे दिए, हमें उनकी स्ट्रक्चर का पता नहीं था, तो हमने उन जो कंपाउंड का जो नाम दिया, वो नाम हमने उनके रिसोर्स के बेसिस पे, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनको नाम्स दे दिए। बट उनके जो नेम थे, वो नेम उनकी स्ट्रक्चर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। तो इसलिए उन नाम को तब तो एक्सेप्ट कर लिया गया, बट बाद में उन नाम पे कुछ इशू हुए, जो नोमेनक्लेचर जो उस टाइम पे यूज किया गया था, क्योंकि वो जो नाम थे, वो नाम उनकी स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। तो उसके बाद फिर हमारे पास जो हेंच विडमान है, ये आपका IUPAC ने रिकमेंड किया इसको। तो ये ज़्यादा सिस्टमेटिक होता है थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं, कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर करते हैं। तो जो ये हेंच विडमान नोमेनक्लेचर है और जो रिप्लेसमेंट है, ये दोनों ही हमारे सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर होंगे। और अगर मैं बात करूं कि जो हमारा हेंच विडमान है, ये मोनोसाइक्लिक जो हमारे कंपाउंड होंगे, 3 to 10 मेंबर तक के जो कंपाउंड होंगे, उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। बट अगर मैं बात करता हूँ रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर की, तो रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर जो है, ये ब्रिज्ड और स्पायरो जो कंपाउंड्स होंगे, उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है। तो तीनों ही मेथड का अपनी अपनी जगह पे यूज है। बट अगर मैं बात करता हूँ ये जो ट्रिवियल नेम्स हम पढ़ रहे हैं, ट्रिवियल नेम्स का, तो जब हम रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, तो रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के अंदर जब फ्यूज्ड रिंग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम जो डराइव्ड कंपाउंड होते हैं, वे कंपाउंड जिनके अंदर स्मॉल रिंग भी होंगी, और उनके अंदर जो दूसरी रिंग से जब जुड़ने के बाद कुछ मल्टी रिंग स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, तो उनके लिए उनके अंदर भी हम ट्रिवियल नेम्स का यूज करते हैं। तो इसलिए भी ट्रिवियल नेम्स का काफ़ी ज़्यादा यूज है। तो आज के इस लेक्चर में अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ट्रिवियल नेम्स। तो ट्रिवियल नेम्स क्या था? ट्रिवियल नेम्स वो नेम है जो किसी कंपाउंड को बिना उसकी स्ट्रक्चर पता किए उसको दे दिया गया। जब कंपाउंड की स्ट्रक्चर भी नहीं पता थी हमको, हमने उसको नाम दे दिया। तो ये जो नाम है, ये नाम किसी न किसी बेसिस पे तो दिया गया होगा। एक्चुअल में वो जो नाम दिया गया, वो नाम दिया गया था वो जो कंपाउंड है उसका सोर्स क्या है, कि वो किस सोर्स से कंपाउंड हमें मिला है, उस बेसिस पे उसको नाम दिया गया है। या फिर उस कंपाउंड की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी जिनके बेसिस पे उन कंपाउंड्स को वो नाम दे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारे पास एक कंपाउंड है पायरोल। इस कंपाउंड का नाम होगा पायरोल।
अब जो पायरोल है, ये पायरोल क्यों इसको पायरोल दिया गया? पायरोल जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक, और इसका मतलब होता है रेड, फीरी रेड, फीरी रेड। तो ये फ्री रेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप पाइन स्प्लिंट से इसको, मतलब पाइन स्प्लिंट से इसको डिप करते हैं पायरोल को, किसके अंदर? HCl के अंदर, तो वो रेड कलर देता है, वो रेड कलर देता है। और इसी रेड से जनरेट हुआ पायरोल, क्योंकि रेड को, फियरी रेड को हमने ग्रीक लैंग्वेज में पायरोल कहा। दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस कंपाउंड वाज पायरोल। अभी भी पायरोल ही है, बट अब अगर मैं इस कंपाउंड का नाम जो हमारे एडवांस नोमेनक्लेचर सिस्टम है, हेंच, विडमान या फिर रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर, उनसे भी हम इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पायरोल इस कंपाउंड का IUPAC नेम नहीं होगा, पायरोल भी एक्सेप्टेड है IUPAC द्वारा, बट हेंच विडमान सिस्टम के द्वारा भी हम इसका नाम लिख सकते हैं। और हमारे पास ऐसे ही कंपाउंड हैं, और हमारे पास हो जाएगा पिकोलिन, पिकोलिन, पिकोलिन। पिकोलिन जो है, इसका भी नाम इसके सोर्स के बेसिस पे दिया गया है। तो इसका जो नाम था, इसका नाम दिया गया क्योंकि ये रेड कलर शो कर रहा था, क्योंकि वो इसकी प्रॉपर्टी थी। बट जो पिकोलिन है, एक कंपाउंड हमारे पास हो जाएगा फुरफ्यूरल, फुरफ्यूरल, फुरफ्यूरल। तो ये जो फुरफ्यूरल है, ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, ये पिकोलिन और फुरफ्यूरल, ये दोनों ही लैटिन लैंग्वेज के वर्ड हैं, लैटिन, लैटिन। तो ये जो हैं, इन दोनों के जो नाम दिए गए वो इनके सोर्स के बेसिस पे दिए गए, क्योंकि जो फुरफ्यूरल था, फुरफ्यूरल, फुरफ्यूरल यानी कि ये लैटिन, फुरफ्यूरल का जो, फुरफ्यूरल जो होता है लैटिन वर्ड होता है, और वो उसका मतलब क्या होता है? ब्रान, ब्रान, यानी कि ब्रान का मतलब क्या होता है? ब्रान का मतलब होता है भूसी, भूसी, जो चोकर, जो पशु खाते हैं। तो वो जो ब्रान है, ब्रान का जो लैटिन वर्ड है वो होता है फुरफ्यूरल, फुरफ्यूरल। और ब्रान का जब मैं आइसोलेशन करता हूँ, डिस्टिल्ड आइसोलेशन करता हूँ, तो उससे हमें मिलता है फुरफ्यूरल। तो दैट्स वाई इसका जो नाम है इसके रिसोर्स के बेसिस पे दिया गया। तो जो अर्ली टाइम्स था, उस टाइम पे जो कॉमन नेम्स, जो ट्रिवियल नेम्स कंपाउंड्स को दिए गए, वो उनके रिसोर्स और उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही दिए गए। तो आज अब एडवांस जो सिस्टम है आज के टाइम में, अब तक लगभग नियरली 60 कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनको ट्रिवियल या फिर सेमी ट्रिवियल नेम्स दिए गए हैं। तो ये जो ट्रिवियल नेम्स हैं, ये ट्रिवियल नेम्स हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि हमको ये इसलिए भी पढ़ने हैं, जब हम रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर यूज करते हैं तो वहाँ पे इन ट्रिवियल नेम्स का काफ़ी ज़्यादा यूज है। क्योंकि जो डराइव्ड कंपाउंड हैं, जो हमारे मतलब कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ पायरोल, पायरोल, तो जो पायरोल है, पायरोल से जब मैं कोई फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड बनाऊंगा, फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड बनाऊंगा, तो वहाँ पे भी मैं इसके जो कॉमन नेम है उनको यूज़ करूँगा। तो इसीलिए हम कुछ जो हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉमन नेम्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए उन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं जो जिनके आपको जो ट्रिवियल नेम्स, जो कॉमन नेम्स हैं, वो आपको यूज़ करने हैं। तो मैं आपको बता रहा था कुछ कॉमन नेम्स, कुछ जो ट्रिवियल नेम्स थे, तो उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट ट्रिवियल नेम्स थे वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा उनके बारे में। तो वो जो ट्रिवियल नेम्स है वो आपको, क्योंकि वो याद करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो बेस कंपोनेंट होता है वहाँ पे इन नेम्स का काफ़ी यूज होगा। वो आपको तब जाकर समझ में आएगा जब आप रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो मैं आपको कुछ बेसिक या कह सकते हैं कि जो ज़्यादा कॉमन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिवियल नेम्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करूँगा, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। वैसे तो जो पायरोल है, ये आपका कंपाउंड जो पायरोल है, पायरोल आपने काफ़ी सुना है, पायरोल काफ़ी कॉमन कंपाउंड है। तो ये जो 5 मेंबर रिंग है, अगर 5 मेंबर रिंग के पास नाइट्रोजन है तो, और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी होगा, तो वो पायरोल हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन के प्लेस पे क्या है, ऑक्सीजन, तो वो फ्यूरोन। अब इन जो कंपाउंड्स है, ये जो कंपाउंड्स के जो नाम दिए गए हैं, इन नाम का कोई एज सच रिलेशन नहीं होगा इनकी स्ट्रक्चर के साथ,
कुछ थोड़ा बहुत आपको रिलेशन मिल सकता है, उसको मैं आपको बता दूंगा, जिस जिस स्ट्रक्चर में भी आपको वो रिलेशन मिलेगा, याद करने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। बट एक्चुअल में अगर मान लें जैसे यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर मतलब थायो, तो इसलिए सल्फर को क्या बोल दिया, थायोफीन। सल्फर के केस में हो जाएगा ये थायोफीन। तो इसके बाद जो आपका सेलेनियम है, सेलेनियम ये आपको हो जाएगा सेलिनोफीन, क्योंकि सेलेनियम है तो सेलिन के सेलिनोफीन। और अगर मान लिया यहाँ पे 5 मेंबर रिंग के अंदर आपके 2 नाइट्रोजन एटम आ रहे हैं तो वो रिंग हो जाएगी पायराजोल। और अगर ये 1-2 पोजीशन पे थी 2 नाइट्रोजन एटम तो पायराजोल थी, बट अगर ये 1-3 पोजीशन पे है तो फिर ये हो जाएगी इमिडाजोल। अगर 5 मेंबर रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम हैं और वो 1-3 पोजीशन पे होंगे तो वो हो जाएगा इमिडाजोल। बट अगर उसी 5 मेंबर रिंग के अंदर एक नाइट्रोजन एटम को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, ऑक्सीजन एटम से, तो ऑक्सीजन एटम के अंदर देखो ऑक्सीजन के लिए ओक्सा और नाइट्रोजन के लिए एजा, तो ये हो जाएगा ओक्साएजोल। इसके बाद फ्यूराजोन अगर मान लिया रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम 5 मेंबर रिंग के अंदर तो हो जाएगा फ्यूराजोन। ये मोस्ट कॉमन है, ये आपने पहले भी काफ़ी बार पढ़ा होगा। पिरिडीन, ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है ही, ठीक है। इसके बाद अगर पिरिडीन के अंदर 1-2 पोजीशन पे, यानी कि जो 6 मेंबर रिंग थी उसके पिरिडीन में ही अगर जो आपका सेकंड पोजीशन का जो कार्बन है अगर आप उसको रिप्लेस करते हैं नाइट्रोजन से तो वो बन जाएगा आपका पायरिडाजीन। और अगर ये जो नाइट्रोजन जो मैं आपने ऐड किया अगर वो 1/3 पोजीशन पर होगा तो वो बन जाएगा फिर पायरिमिडीन। और अगर वो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है 4th पोजीशन पे, 1-4 पोजीशन पे, यानी कि 6 मेंबर रिंग के अंदर 1-4 पोजीशन पे अगर नाइट्रोजन हो और रिंग कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो तो कंपाउंड होगा पायराजीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखें, याद रखें इस कंपाउंड को। उसके बाद 6 मेंबर रिंग के अंदर अगर मान लिया आपका ऑक्सीजन एटम है तो बन जाएगा पायरेन, ठीक है। ये भी आपने सुना होगा, बट एक्चुअल में जो कंपाउंड है ये कंपाउंड पायरोनियम साल्ट की फॉर्म में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाएगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, साल्ट की फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। इसके बाद अगर आपकी 2 5 मेंबर रिंग फ्यूज्ड हैं और ब्रिज हेड पे आपका नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है तो नाम होगा पायरोलिजीन। एक 6 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग, काफ़ी कॉमन कंपाउंड है, ये आपने काफ़ी सुना होगा, आप ग्रेजुएशन लेवल तक इसको काफ़ी यूज करते हैं। 12th लेवल में आपने पढ़ा होगा ये इंडोल, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर इंडोल। अभी इंडोल के अंदर अगर आपका नाइट्रोजन सेकंड पोजीशन पर चला जाए तो ये हो जाएगा आइसो इंडोल। और अगर 1 और 2 2 पोजीशन पे अगर 2 नाइट्रोजन एटम होंगे तो वो जाएगा इंडाजोल। इसके बाद एक 6 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग, अगर यहाँ पे ब्रिज हेड पे 5 और 6 मेंबर रिंग के ब्रिज हेड पे अगर एक नाइट्रोजन एटम आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा इंडोलिजीन। इसके बाद एक 6 मेंबर रिंग और दूसरी बेंजीन रिंग के साथ जब पिरिडीन रिंग जुड़ती है तो 2 6 मेंबर रिंग है और एक 6 मेंबर रिंग के अंदर नाइट्रोजन है फर्स्ट पोजीशन पे तो इसका नाम होगा क्विनोलिन। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसके बाद अगर ये नाइट्रोजन आपका फर्स्ट से सेकंड प्लेस पर चला जाए तो ये बन जाएगा आपका आइसोक्विनोलिन। तो डिफरेंस केवल पोजीशन का है, फर्स्ट पोजीशन पे है तो क्विनोलिन, सेकंड पोजीशन पे जाएगा तो आइसोक्विनोलिन। अभी इसी के अंदर अगर आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों पोजीशन पे नाइट्रोजन आ रहा है तो ये हो जाएगा सिनोलिन। इसके बाद अगर 1/3 पोजीशन पे आ रहा है 2 नाइट्रोजन तो ये हो जाएगा क्विनाजोलिन। व्हाट इज द नेम? क्विनाजोलिन। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, अगर आपका 2 6 मेंबर रिंग है और एक 6 मेंबर रिंग के अंदर जो हेटेरोएटम है वो ऑक्सीजन होगा तो कंपाउंड का नेम होगा क्रोमीन। और इसी के अंदर अगर ये जो ऑक्सीजन है ये आपका सेकंड पोजीशन पर चला जाएगा तो कंपाउंड का नाम होगा आइसोक्रोमीन। तो ये आपको इसमें कॉमन फंडा था कि अगर आपका फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे हेटेरोएटम शिफ्ट हो रहा है तो नाम से पहले आइसो यूज़ करते हैं। तो ये जो था, ये जो कॉमन नेम्स थे, ये कॉमन नेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के हैं। और मैंने आपको कहा कि नियरली 60 ऐसे कंपाउंड हैं जिनको IUPAC ने कॉमन नेम या फिर ट्रिवियल नेम्स दिए हुए हैं, बट हमने कितने डिस्कस किए हैं? लगभग 25 के करीब या 20 नियरली 20 हैं। तो इन कंपाउंड्स के लिए हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं ये हमारे जब हम आगे रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर या क्योंकि प्रिपरेशन भी सिंथेसाइज भी जब हम पढ़ेंगे तो हम इन्हीं कंपाउंड्स का पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट थोड़े ज़्यादा कॉमन है।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इन कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं और इसलिए मैंने आपको इन्हीं कंपाउंड्स के कॉमन नेम को बताया। वैसे आप और सब इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, बट एटलीस्ट इतने ही याद करना इनफ होगा। तो आप इनको याद कर लें, याद भी कर लें थोड़ा। आप जब आगे इसको पढ़ेंगे, जब आप आगे के टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें खुद से याद हो जाएंगी। ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो इन वीडियोज़ को थोड़ा सा शेयर कर दें, क्योंकि ये जो वीडियो हैं ऐसे और भी बच्चे होंगे आपके जैसे जो कि घर से बाहर नहीं जा पा रहे होंगे या जो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे एजुकेशन को, अच्छे क्लास इंस्टीट्यूशन को, तो उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल हो। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियोज़, और चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको जो बेल आइकन है, जो घंटा है, उसको दबा दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि उससे आपके पास जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँगा, जो भी मैं वीडियो डालता रहूँगा, वो आपको अपडेट हो जाएंगी और आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू।